सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल न्यू एनिमे जिसका नाम है मास्ले मसल एंड मैजिक का एपिसोड फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां मैजिक ही सब कुछ है। लोग मैजिक से सारे काम करते हैं, लोग मैजिक से चीज़ों को उठाते हैं, जादुई झाड़ू पर उड़ते हैं और मैजिक की हेल्प से यहाँ पर सारे काम होते हैं। पर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं घने जंगलों में जो कि उनसे अलग हैं। तभी हमें अपने कहानी का मेन कैरेक्टर दिखता है मैस, जो कि चेस्ट एक्सरसाइज कर रहा था और फिर क्रीम पफ्स खा रहा था। फिर हमें जंगलों के बीच एक घर दिखाया जाता है जहां मैस के दादाजी यानी रेगरो बर्न डेड रहते थे, जो कि 75 साल के थे और वो मैजिक यूज़ कर रहे थे। तभी वो अपने बारे में बता रहे थे कि तभी वहाँ मैस घर का गेट तोड़ के अंदर आता है, क्योंकि वो यही भूल गया था कि गेट अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ। और उसके दादाजी उस पर चिल्लाते हैं, पर मैस सॉरी बोलता है और सही करने के लिए भी बोलता है। और उसके दादाजी सोचते हैं कि चलो, इसे लगता है कि अपने काम का अफसोस हुआ है। तभी मैस उससे फिर से गलत तरीके से जोड़ने लगता है और उसे वो फिर से रोकते हैं, पर तब तक वो दरवाज़ा तोड़ चुका था और वो फिर से सॉरी बोलता है। फिर रेगरो यानी उसके दादाजी उससे आज की ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है कि आप मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हो। और उसके दादाजी सोचते हैं क्योंकि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो, तुम मैजिक यूज़ नहीं कर पाते। पर वो मैस को ये सब नहीं बताते हैं और बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना और प्लीज़ गेट मत तोड़ना। मैस बोलता है कि मैंने सीख लिया है गेट कैसे सही करना होता है। पर उसके दादाजी चिल्लाते हैं कि गेट सही करने से पहले ये सीखो कि वो खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। और वो उससे सीरियसली फिर से बोलते हैं कि घर पर ही रहना और सिटी की तरफ बिल्कुल मत जाना। और उनके जाते ही मैस एक लिस्ट निकालता है जिसपे क्रीम पफ्स की दुकान का पता था, जो कि सिटी में ही थी। और वो एक हुडी वाली जैकेट जैसी पहन के बाहर की तरफ भागता है, सिटी की तरफ, जहां उसे हर तरफ मैजिक ही दिख रहा था। लोग मैजिक से अपने सारे काम कर रहे थे। फिर वो तभी उसी क्रीम पफ वाली शॉप पर जाता है और 7 क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है। और पैसे जब वो दे रहा था तो उसके हाथों से वो कॉइन मुड़ जाते हैं और शॉप का ओनर ये देख के डर जाता है कि बिना मैजिक के उसने ये कैसे कर दिया। फिर मैस उन कॉइन्स को वापस सही कर देता है और तभी हवा की वजह से उसकी हुडी का कैप हट जाता है और उसका चेहरा दिखने लगा था। और जैसे ही वो उसका चेहरा हटा था और लोग देख रहे थे तो उससे डरने लगे थे। पर मैस को कोई आइडिया नहीं था कि ये हो क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम एक पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर आते हैं जहां का पुलिस वाला इस साल का न्यू डिवाइन विजनरी जो बना था उसकी न्यूज़ पढ़ रहा था। और उसका न्यूज़पेपर तो बिल्कुल हैरी पॉटर वाली वाइब दे रहा था। और तभी वह बोलता है कि ये देखो, जिनके पास टैलेंट है उनके मज़े हैं, मेरी लाइफ एकदम बेकार है। और उठ के एक क्रिमिनल को मारने जा रहा था। पर तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एक बिना निशान वाला आदमी सिटी में घूम रहा है। फिर हमें फिर से मैस को देखते हैं जो कि मजे से क्रीम पफ खाते हुए जा रहा था और वो अचानक से एक नशेड़ी पुलिस वाले से टकरा जाता है और उसका क्रीम पफ की क्रीम उसकी ड्रेस पर लग जाती है। तो वो पुलिस वाला नशेड़ी नशे में बड़बड़ाने लगता है कि ये क्या कर दिया और उसे उसकी ड्रेस धुलने के लिए बोलता है। पर मैस उसकी ड्रेस उतारने के चक्कर में ताकत थोड़ी ज़्यादा लगा देता है और उसकी शर्ट फट जाती है। तभी वहाँ ब्रैड नाम का वही पुलिस वाला आता है जो हमने पिछली सीन में देखा था। और वो सोचता है कि ये तो वही लग रहा है ना, बिना निशान वाला लड़का, और ये ऐसी सिचुएशन में भी क्रीम पफ खा रहा है। और जैसे ही मैस से वो कुछ बोल पाता तभी एकदम टॉप स्पीड में रेगरो यानी मैस के दादाजी उसे लेके भाग जाते हैं। पर ब्रैड उनका पीछा करने के लिए एक जादू से एक चिड़िया बनाकर उनके पीछे भेजता है। अगली सीन में रेगरो मैस को डांट रहा था कि कितनी बार तुमसे बोला है कि सिटी में मत जाना। और मैस बहुत शांत हो जाता है और सॉरी बोलता है। और ये देख के रेगरो को लगता है कि शायद उसे अपनी गलती का अफसोस है और उसे सज़ा के तौर पर सुबह वाली ट्रेनिंग फिर से करने के लिए बोलता है। और जैसे ही मैस दरवाजे तक जाता है पर रेगरो उससे पहले ही पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है। आखिरकार कितनी बार वो दरवाजा सही करेगा। और फिर अगले सीन में मैस उधर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और सुपर स्पीड में कर रहा था। लग रहा था कि वो साइथामा का रिलेटिव है और इतनी तेजी से कर रहा था। बस डिफरेंस ये था कि इसके बाल हैं। और तभी वहाँ घर पे अचानक से ब्रैड और उसके साथी पुलिस वाले घर तोड़कर अंदर आते हैं। और फिर तभी मैस वापस अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आता है और दरवाजा खोलना भूल जाता है कि ये अंदर से खुलता है या बाहर से खुलता है।
पर तभी वो सुनता है अंदर से ब्रैड की आवाज़, जहाँ पर ब्रैड रैगरो को हवा में उठाए हुए था और वो बोल रहा था कि तुम्हें पता है ना, जो लोग हमारे खून से कम होते हैं उन्हें सज़ा मिलती है, और जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकते उन्हें जीना ही नहीं चाहिए। और ब्रैड पूछता है कि चलो अब बता दो वो कहाँ पर है, और रैगरो मना करता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊँगा। और ब्रैड बोलता है कि पता है ना, जिन लोगों के चेहरे पर निशान नहीं होता उन्हें रखना गुनाह होता है, और अब बता दो वो कहाँ पर है। पर वो बताने को तैयार ही नहीं था। और फिर हम रैगरो की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर वो हमेशा नकारा गया क्योंकि वो सही से मैजिक यूज़ नहीं कर पाता था, और उसके घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले, और चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो गया हो, लोग उसे हमेशा नकारते रहे क्योंकि बस वो मैजिक में अच्छा नहीं था। और तभी वो बड़ा होने के बाद भी अकेला था और सुसाइड करने वाला ही था कि तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इसीलिए बस छोड़ दिया गया क्योंकि उसके चेहरे पर निशान नहीं था और वो भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकता था। तभी रैगरो उसे गोद में ले लेता है और वो बच्चा यानी मैस हंसने लगता है। रैगरो बताता है कि उस दिन पहली बार मुझे अपनी लाइफ में लगा कि किसी को तो मेरी ज़रूरत है। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ रैगरो सोचता है कि भले ही हम खून से रिलेटेड नहीं हैं और भले ही ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मैस को चिल्लाकर भागने के लिए बोलता है, और ये सुनकर ब्रैड अपने आदमियों से बोलता है कि लगता है वो यहीं आसपास है और ढूंढो उसे। और ब्रैड रैगरो को मारने लगता है और रैगरो पर चिल्लाया ही जा रहा था कि भागो यहाँ से मैस, भागो। और तभी ब्रैड को गुस्सा आता है और उस पर अपना मैजिक यूज करने ही वाला था कि तभी दरवाजा तोड़ के मैस एक पुलिस वाले को पंच करता है और वो आदमी घर तोड़ के बाहर गिरता है। और फिर से वो नशेड़ी पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और मैस फिर से उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे दनादन तमाचे मारता है। रैगरो बोलता है कि तुम भागे क्यों नहीं। मैस बोलता है कि मेरे पास सिर्फ आप ही हैं और आप मेरी फैमिली हैं। और ब्रैड से बोलता है कि अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम लोगों को मैं नर्क पहुँचा के रहूँगा। और ब्रैड हंसता है कि बिना मैजिक के तुम मुझे कैसे पहुँचाओगे। और उनके पुलिस वालों को ब्रैड पर बहुत भरोसा था और वो एक बहुत बड़ा मैजिक यूज़ करने वाला था जिससे उसने ड्रैगन्स को मारा था, पर मैस उसे हाथ मार के दूसरी तरफ भेज देता है। और ब्रैड सोचता है कि ये क्या हुआ, मैजिक ऐसे ही हाथों से मार के अलग कर दिया जा सकता है, इससे तो मैंने ड्रैगन्स को मारा था। और दूसरा उससे बड़ा मैजिक यूज़ करता है, पर उसे भी मैस फिर से हाथों से मार के दूसरी तरफ फेंक देता है। और फिर तो वो बस मैजिक बॉल से खेल रहा था, तभी वो रैगरो की छड़ी उठाता है और ब्रैड सोचता है कि ये तो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता ना, और एक प्रोटेक्शन मैजिक यूज़ करता है। पर मैस उस छड़ी को इतनी तेज़ी से फेंकता है कि जिससे ब्रैड का प्रोटेक्शन मैजिक टूट जाता है और उसके साइड से निकल के छड़ी जाती है, दीवार में घुस जाती है। और ब्रैड ये देख के हैरान था कि मैंने कभी किसी को छड़ी ऐसे यूज़ करते हुए नहीं देखा। और मैस धमकी देता है कि अगली बार मेरी फैमिली को अगर धमकाया या परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और रैगरो ये देख के शौक था कि मैंने तो इसे बस फिजिकल ट्रेनिंग, इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिखाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि इससे वो मैजिक को भी हरा सकता है। और तभी फिर ब्रैड हंसता है और बोलता है कि चलो एक डील करते हैं, मशरूम जैसे सर वाले। यहाँ हर साल एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट होता है जो कि गॉड के द्वारा चुना जाता है और उसे डिवाइन विजनरी बोलते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मैजिक स्कूल में जाना होगा और वो बनना होगा। और आसान भाषा में बताऊं तो अगर सिलेक्ट हुए तो सोसाइटी तुम्हें इज्जत करेगी, तुम्हें इज्जत देगी, और मैं भी तुम्हारा बैकअप बनूंगा। और रैगरो बोलता है कि इसकी बातें मत सुनो, ये बुरा आदमी है। और ब्रैड बोलता है कि जरा सोचो, अगर मना करोगे तो तुम हमेशा ज़िंदगी भर भागते रहोगे और हम तुम्हें ढूंढते रहेंगे और परेशान करेंगे, और अगर मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो पूरी कंट्री भी तुम्हारे पीछे है। और चलो तुम तो ठीक हो क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर ये तुम्हारे बूढ़े दादाजी, इनका तो ख्याल करो। और एक ऐसी लाइफ जहाँ कभी आराम से ना रह पाना और सिटी में ना जा पाना, चॉइस तुम्हारी है। और मैस डील मान जाता है। रैगरो चिल्लाता है कि पागल हो गए हो क्या, और मैस बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मेरा मोटिवेशन इन सब लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है। रैगरो बोलता है कि मोटिवेशन का यहाँ मैटर नहीं है, और मैस बोलता है कि ऊपर से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शांति से जिएं। और रैगरो सोचता है कि कितना अच्छा बेटा है मेरा। और फिर वो अगली सीन में हॉगवर्ड जैसे स्कूल में जा रहा था, और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम एस्टोन मैजिक एकेडमी के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत पॉपुलर एकेडमी है जहां मैजिक एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, सिर्फ 3% ही लोग उसे पास कर पाते हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर्स हो वही ये कर सकते हैं। फिर हम वहाँ एक एग्जामिनर क्लाउड लूची को देखते हैं जो कि खिड़की से वहाँ आए स्टूडेंट को देख रहा था, और उनमें से कुछ स्टूडेंट बड़े बड़े घरों से थे। और लूची बोलता है कि अब देखें आगे जाके वो मैजिक अपनी छड़ी और अपने हाउस का नाम कैसे रोशन करेंगे। पर तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि मैस एक्सरसाइज कर रहा है। उसे लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये मैजिक एग्जाम है, एक्सरसाइज कौन करता है। और उसे लगता है कि उसकी आंखों को धोखा हो रहा है, पर उसे फिर से देखता है
और बोलता है कि इस जैसा बेकार कभी भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा। और फिर मैथ्स फिटनेस बुक पढ़ने लगता है, जिसे देख के लूसी और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि रुको, वो लोग कौन है जो उसके पीछे खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी छुपे नहीं हैं। और वो ब्रैड और रैग्रो थे, जो कि देखने आए थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं। और ब्रैड ने ही मैथ्स के चेहरे पर वो नकली निशान बनाया हुआ था। लूची मन बना लेता है कि मैं इस जैसे को तो पास होने नहीं दूंगा। और तभी लूची अनाउंसमेंट करता है और फायर से एंट्री करता है और बोलता है कि मैं आज का एग्जामिनर हूँ, क्लाउड लूची। और सारे बच्चे उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे थे, क्योंकि वो इस साल का 7 नंबर का सबसे बेस्ट जादूगर था। पर मैथ्स बोलता है कि ये क्या, इससे गर्मी नहीं लगी होगी जब ये फायर से एंट्री किया होगा। और इससे सुनकर लूची और ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर लूची एग्ज़ाम स्टार्ट करता है, पर वहाँ पर कोई सीट्स नहीं थी बैठने के लिए। और लूची मैजिक से वहाँ ज़मीन से सीट निकालता है और हवा से पेन और पेपर, जिसे देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। और मैथ्स फिर से बोलता है कि ये सब क्या करने की ज़रूरत थी, डायरेक्ट रूम में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ये सब था। और लूची ये सुन के फिर से गुस्सा होता है और उसे फेल करने का मन बिल्कुल बना चुका था। और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। उन लोगों को 30 मिनट मिले थे और टेस्ट पेपर के जो शब्द थे उन पर मैजिक किया गया था, जिसकी वजह से वो घूम रहे थे और उसे तोड़ने के लिए उन्हें मैजिक यूज़ करना पड़ेगा। और मैथ्स को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो शब्द एक जगह रुक ही नहीं रहे थे। और इसी गुस्से में वो अपना पेन तोड़ देता है और इससे डर कर वो सारे शब्द जो पेपर पे लिखे हुए थे वो सही ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर रैग्रो और ब्रैड बहुत शॉक होते हैं। और वो जाके सबसे पहले लूची को वो पेपर सबमिट कर देता है, जिसे देख के लूची और ज़्यादा गुस्सा होता है। और फिर एक के बाद एक मैथ्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की दम पर कमाल किए जा रहा था और सारे एग्जाम पास कर रहा था। और ये देख के लूची और ज़्यादा परेशान हो रहा था और एक आखिरी टेस्ट की अनाउंसमेंट करता है, मेज टेस्ट, यानी भूल भुलैया का टेस्ट। और जो भी उस भूल भुलैया को सॉल्व करेगा वो पास हो जाएगा। पर ये कोई नॉर्मल भूल भुलैया नहीं है, इसमें हर तरफ खतरे हैं। फिर मैथ्स उसके अंदर खड़ा होकर सोच रहा था कि ये तो आसान है। फिर तभी एक लड़की उसके पास आती है, जो कि उसके साथ टैग करने के लिए पूछती है, जिसका नाम लेमन इरविन था। और मैथ्स पूछता है कि टैग क्यों करना चाहती हो, और वो बताती है कि ये साथ में आसान होगा ना, इसलिए। और मैथ्स मान जाता है। फिर वो दोनों जा रहे थे और बार बार हर बार लेमन किसी ना किसी खतरे में फंस रही थी और मैथ्स उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था, वो तो बस देख रहा था। फिर तभी लेमन एक गड्ढे में गिर जाती है और मैथ्स उसे फिर से देख रहा था, उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी मैथ्स को लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो मदद करने के लिए जा ही रहा था कि लेमन उसके हाथों और पैरों में हथकड़ियाँ पहना देती है जादू की मदद से। और मैथ्स पूछता है कि ये क्या कर रही हो, और वो बताती है कि तुम्हें मैं गुमराह करने आई थी। मैथ्स पूछता है कि पर क्यों, और वो बोलती है कि मेरे खुद के रीजंस हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और मैथ्स अपने पैरों की उंगलियों से उठ जाता है और हथकड़ियों को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी वहाँ एक इजिप्शियन मॉन्स्टर आता है, जो कि एक पहेली पूछ रहा था और लेमन उस पर मैजिक का यूज़ करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी छड़ी को दूर फेंक देता है। लेमन अब फंस चुकी थी और वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला था। और फिर लेमन को समझ आता है कि शायद ये उसकी पनिशमेंट है, क्योंकि उसने मैथ्स को फंसाने की कोशिश की। और वो शांत हो जाती है कि तभी मैथ्स उस मॉन्स्टर को पंच करता है और वो गिर जाता है। लेमन पूछती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए, और वो बोलता है कि तुम्हारा रीज़न मेरे जैसा ही है, तो मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा था। और लेमन बोलती है कि लेकिन अब टाइम जाना नहीं रह गया है, हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैथ्स बोलता है कि तुमने कभी ये सोचा नहीं कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गया। और उधर फाइनल लाइन पे लूची ये जान के खुश हो रहा था कि चलो अब टाइम पूरा होने वाला है, और वैसे भी मैंने इतने ट्रैप्स वहाँ लगाए थे कि वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, और ऊपर से वो स्टूडेंट भी तो भेजी थी, तो इतना टाइम हो गया है, अब वो बाहर आ ही नहीं सकता। और तभी वहाँ बहुत ज़ोरों से किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आने लगती है और लूची सोचता है ये तो मैजिक से बनी 1 मीटर थिक दीवारें हैं। और मैं सारी दीवारें जो भी रास्ते में आ रही थी उन्हें तोड़ते हुए बाहर निकलता है। फिर हम इस एकेडमी के डम्बलडोर जैसे प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि उन्हें खिड़की से देख रहा था और खुश हो रहा था। और ये देख के सारे स्टूडेंट उसे चीटिंग मानते हैं और मैथ्स को घर जाने के लिए बोल रहे थे। पर तभी लेमन चिल्लाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, और लूची बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अब भी तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करूँगा। पर लेमन बिना रुके बोलती है कि मेरा ये काम था कि वो यहाँ इस एंड लाइन पर ना पहुँच पाए, और ये सब मुझे लूची ने करने के लिए बोला था, क्योंकि ऐसा करने से वो मुझे पास कर देगा। मेरी फैमिली गरीब है, तो मैं कैसे भी पास होना चाहती थी।
और उस लड़के ने मुझे फिर भी बचाया और मुझसे शादी करने को भी कहा। मैक्स बोलता है कि मैंने तुमसे ये सब कब कहा, मैंने तो बस तुम घायल थी इसलिए तुम्हें पीठ पर बैठाकर ले जाने को कहा था। लेमन बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाऊंगी ना। मैक्स बोलता है कि तुम मेरे लिए कभी बर्डन नहीं हो सकती, और इसी बात से वो इम्प्रेस हो गई थी और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कोई बात नहीं, होता है। फिर तभी लूची बोलता है कि तो क्या हुआ अगर मैंने कहा भी था, मैं यहाँ का एग्जामिनर हूँ तो मैं जिसको भी चाहूँगा उसको पास करूँगा, जिसको भी चाहूँगा उसको फेल करूँगा, खासकर ये लड़का और ये लड़की। और बोलता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की है जो गरीब रह गए, और ये सब चीज़ें अब तुम्हें अपनी विरासत में मिली हैं, और मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ। पर अगर तुम्हें मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे मैजिक डुएल में फाइट करने के लिए चैलेंज कर सकते हो। और तभी मैक्स उसकी छड़ी तोड़ देता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर हेड मास्टर आते हैं जो कि फाइनल इंटरव्यू लेने के लिए बोलते हैं और लूची को शाम को अपनी ऑफिस में बुलाते हैं उसकी हरकतों के लिए, और फर्स्ट एप्लीकेंट यानी मैक्स को सबसे पहले इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं। फिर अगली सीन में मैक्स मैजिक से एक रूम में पहुंच जाता है जहां बहुत से मैजिशियन बैठे हुए थे और हेडमास्टर बीच में बैठा हुआ था। वो मैक्स से पूछता है कि मैजिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। वो बताता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। और एक फीमेल मैजिशियन बोलती है कि ये जवाब नहीं हुआ, पर हेडमास्टर बोलते हैं कि ठीक है, अगला सवाल, जब मेज में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा था तो तुमने उस लड़की को क्यों बचाया। मैक्स बोलता है क्योंकि अगर मैं उसे नहीं बचाता तो मुझे उसका पछतावा होता, जो कि मैं नहीं चाहता था। और हेडमास्टर उसका जवाब सुन के खुश होते हैं और बोलते हैं कि तो तुम उस टाइप के हो जो कुछ करने से पहले सोचता भी है, और तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम उस मॉन्स्टर या उन दीवालों से कमज़ोर हो। मैक्स बोलता है कि अगर ऐसा होता भी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और मुझे ये करना ही पड़ता। और हेडमास्टर बोलते हैं कि लगता है तुमने अभी तक पूरी दुनिया देखी नहीं है और दुनिया को सही से समझते नहीं हो। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर हैं, तो तुम तब भी वो करोगे जो तुमने वहाँ पर किया। और हेडमास्टर तभी मैजिक यूज़ करता है और बोलता है कि क्या हो अगर तुम्हें मुझसे लड़ना पड़े, और एक मॉन्स्टर बुलाता है जो कि एक ऐसा स्पेल था जिसमें एक डॉल थी जो कि उससे कनेक्ट हो जाती है जो भी सामने वाले का सबसे खास होता है। और उसके ऊपर से धीरे धीरे चेन से बना हुआ एक चाकू नीचे आ रहा था, और जैसे ही वो उस डॉल के आर पार होगा, रियल इंसान जो भी इससे कनेक्ट होगा वो भी मर जाएगा। और वो डॉल मैक्स के दादाजी यानी रेग्रो से कनेक्ट हो गई थी और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी सोल डॉल में आ चुकी थी और तभी मैक्स उस चाकू को पंच करता है, पर उससे वो बिल्कुल भी हिलता नहीं। और हेडमास्टर हंसते हुए बोलता है कि मैंने कहा था तुमसे मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम अभी तो मुझे नहीं हरा पाओगे, और अब क्या करोगे। तभी मैक्स उस चाकू के नीचे अपना हाथ लगा देता है और बोलता है कि आप ज़्यादा देर तक इस बड़ी सी चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे, और अगर ये सिर्फ झेलने का टेस्ट है तो मैं इसमें बेस्ट हूँ। और हेडमास्टर बोलता है कि पावर का इस्तेमाल नुकसान पहुँचाने या मदद करने के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, सब तुम पर डिपेंड करता है। और इसलिए मैं यहाँ पर वीक को प्रोटेक्ट करता हूँ और स्ट्रॉन्ग को ताकतवर, और मेरे हिसाब से जिनके पास ये कैपेसिटी है उनका स्वागत है इस स्कूल में। और वो फिर उस मैजिक को वापस ले लेता है और वहाँ की कैंडल्स हवा में उड़ के जलने लगते हैं। हेडमास्टर बोलता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। और मैक्स बोलता है कि उसकी टेंशन नहीं है और कुछ बोलने वाला ही था, पर तभी हेडमास्टर बोलता है कि क्या हुआ, रुक क्यों गए, बोलो। और मैक्स बोलता है कि आपने पहले पूछा था कि अगर आपको फेस करना पड़े तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको मार मार के अपने हाथों से आपके अंदर की स्टफिंग निकाल दूंगा। और ये सुन के वहाँ के मैजिशियन चिल्लाने लगते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। और हेडमास्टर फिर फाइनली बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा एस्टोन मैजिक एकेडमी में। और उधर रेग्रो को भी वापस होश आ जाता है और फाइनली अब मैक्स एग्ज़ाम पास कर चुका था और एक मैजिक क्लास ले रहा था लॉक को खोलने और बंद करने की, पर वो अपने हाथों से ही लॉक को तोड़ के खोल देता है। और टीचर चिल्लाने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, ये एक मैजिक स्कूल है, यहाँ ऐसे नहीं चलता। और मैक्स बोलता है कि मुझे मैजिक नहीं आता, और वो बोलती है कि तो फिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। और मैक्स बोलता है कि कुछ कठिन वजहों से मैं यहाँ पर हूँ। और मैडम बोलती है कि ऐसे बोल रहे हो कि जैसे ये सब तुम करना ही नहीं चाहते थे। और फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखता है जो कि मैक्स के पास बैठा हुआ था और वो ये सब देख के हैरान था और बोलता है कि ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और ये बहुत अजीब है, ये आया कहाँ से है। तभी हम खिड़की के पास 3 बंदों को देखते हैं, लगता है ड्रैको मैल्फॉय की गैंग की एंट्री हो चुकी है। फिर तभी वो बंदा अपने रूम को ढूंढ रहा था और देखता है कि रूम का तो दरवाज़ा ही नहीं है।
और पीछे मैस खड़ा हुआ था क्योंकि उसने दरवाज़ा तोड़ दिया था। और वो दोनों अंदर जाते हैं और वो दोनों आपस में अपना नाम एक्सचेंज करते हैं और उस न्यू बंदे का नाम फिन एम्स था और वो दोनों अब से रूममेट थे। मैस बोलता है कि मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मैं कभी कभी दिक्कत खड़ी कर देता हूँ, पर तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में मज़ा आएगा। और ये सुन के फिन को मैस बहुत नॉर्मल लगता है, पर तभी मैस बोलता है कि ड्रेस बदल के कि ये देखो, मेरा लेफ्ट चेस्ट की मसल का नाम है केविन और राइट चेस्ट की मसल का नाम है माइक। और फिन को लगता है कि ये तो पूरा पागल है, अपनी मसल्स के नाम कौन रखता है और इसने ये कपड़े कब बदले। फिर अगली सीन में फिन बोलता है कि मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुम्हें ना पता हो। और वैसे भी पुराने स्टूडेंट ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रखे जाते हैं जिससे कि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएं। और तभी मैं सोच के बोलता है कि ये डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। फिन बताता है कि यहाँ टेस्ट, कोर्स वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल लाइफ में जब तुम अच्छा करते हो तब तुम्हें उनके बेस पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलते हैं, पर अगर तुम्हारे ग्रेड्स स्कूल में अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा थी और वो अपना सर पकड़ लेता है और फिन फिर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। और मैथ्स बोलता है कि तुम अच्छे लड़के हो फिन, क्या क्रीम पफ्स खाना चाहोगे, और वो एक ले लेता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल, तो ये दोनों एपिसोड आपको कैसे लगे हमें कमेंट करिए। पर्सनली मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, हैरी पॉटर वाली वाइब आ रही थी। तो देखते हैं कि अब मैथ्स के साथ आगे क्या क्या होगा। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड आरिगातो फॉर वॉचिंग।